हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट्स चैप्टर 8 को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 8.6 हम करने जा रहे हैं और 8.6 का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें आप लोगों ने देखा कि भाई डिग्री ऑर्डर क्या होता है, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं, राइट। अब जो 8.6 में हमें पढ़ना है इसकी एप्लीकेशंस, मतलब ये कहाँ यूज होता है, कहाँ पे इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो दो टॉपिक पढ़ने हैं वो है ग्रोथ एंड डीके मॉडल। तो ये जो टर्म ग्रोथ एंड डीके है इसका मीनिंग आप लोगों को क्लियर होगा आई थिंक। ग्रोथ मतलब कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है ना, कोई भी चीज ग्रो कर रही है तो वो ग्रोथ के अंडर आएगी। और डीके मीन्स उसका ऑपोजिट कि भाई कोई भी चीज अगर डिक्रीज कर रही है, कोई भी चीज घट रही है तो वो डीके के अंदर आएगा, राइट। तो अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल टू द पॉइंट समझाऊंगा और बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स जो टॉपिक आपको पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, वो है थोड़ा सा 11th क्लास का जो टॉपिक था रेट ऑफ चेंज। भाई आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज और कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है रेट ऑफ चेंज क्या होता है उसको वो बच्चे आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई रेट ऑफ चेंज का क्या मीनिंग है। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज का यहाँ पे क्या मीनिंग है, डिफ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज का, वो ये है कि जो आप लोगों ने d/dx ऑफ y पढ़ा था, तो ये जो d/dx ऑफ y है हम इसको लिखते हैं dy/dx, राइट। तो इसको हम क्या पढ़ते थे बेटा, इसको हम पढ़ते थे कि ये जो है डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x। भाई ये तो सबको पता है जिसने भी डेरिवेटिव पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, राइट। अब लेकिन इसी चीज को dy/dx को ही हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझिए बेटा, ठीक है ना। मतलब ये जो y क्वांटिटी है ये चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसी टर्म को dy/dx को ही रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहा जाता है, ठीक। तो अगर इसी तरीके से कोई भी चीज लिखी गई है जैसे d/dx ऑफ a, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रही है बात, है ना, d/dx ऑफ a। अगर सपोज कीजिए कि हम लेट कर लें कि a जो है वो एरिया है, लेट a बी एरिया ऑफ अ सर्कल सपोज एंड t बी द टाइम। तो अब सपोज कीजिए कि d/dt ऑफ a लिखा हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया किसका, सर्कल का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई समझ में बात स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे तो ये सिर्फ da/dt dy/dx जो था वही हमारा रेट ऑफ चेंज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए जो रेट ऑफ चेंज होता है वो दो टाइप से होता है। चेंज हो रही है कोई क्वांटिटी, है ना, तो दो तरीके से चेंज हो सकती है। एक हो सकता है इंक्रीजिंग, कि भाई वो इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है तो बढ़ रही है, और दूसरा हो सकता है डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो जो इंक्रीजिंग है वही हमारा ग्रोथ के अंदर आ जाएगा, उसे हम ग्रोथ बोलेंगे, और जो डिक्रीजिंग है वो हमारा डीके में आ गया। आई समझ बात। जो ग्रोथ है, जो इंक्रीजिंग है वो पॉजिटिव होगा, और जो डिक्रीजिंग है डीके है वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे जनरली जो हमें पढ़ना होगा वो जनरली पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना होगा। तो सपोज कीजिए एक स्टेटमेंट, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट लिखी है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो देखिए इस चीज को कैसे समझेंगे अब, भाई पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो पॉपुलेशन को सपोज हम पी एक हम लेटर देते थे कि लेट पी बी द पॉपुलेशन, ठीक है ना, ऑफ दैट प्लेस। तो इंक्रीज कर रही है मतलब अगेन चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज लगेगा। तो d/dt ऑफ p इज इक्वल टू 5% पर ईयर। इसको समझिए कि यहाँ पे 5% ऑफ p हो जाएगा, मतलब ये 5% जो इंक्रीज कर रहा है वो उसके पिछले वाली वैल्यूज के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स कि रेट ऑफ चेंज को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर आपको ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ स्टूडेंट्स, अगर नहीं क्लियर है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए पॉज करके, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ
अ सर्कल, एरिया ऑफ एनीथिंग, पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस और कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पे इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ के हमें पहले ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इस चीज को आप समझिए पहले, ठीक है। तो आप इसको नोट कर, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट था रेट ऑफ चेंज समझ में आ गया होगा। नाउ उसके बाद ये जो ग्रोथ एंड डीके मॉडल है, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो दूसरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ, कि भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 में सीखा है स्टूडेंट्स। जिन बच्चों ने 8.4 नहीं किया है, देखिए बिकॉज अभी जो सीबीएसई ने 2022 21-22 का जो करिकुलम है उसमें जो सिलेबस को 8.4 को हटा रखा है, only exercise 8.1 and exercise 8.6 are coming in this academic section of 2021 and 22 students। तो जिन बच्चों ने, तो मेरे ख्याल से काफी बच्चों ने एक्सरसाइज 8.4 स्किप किया होगा कि भाई जब आ नहीं रहा तो क्यों करना है। बट स्टूडेंट्स 8.6 को सॉल्व करने के लिए आपको 8.4 आना चाहिए स्टूडेंट्स। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, एक्सरसाइज 8.4 को वो सॉल्व कर लीजिएगा। तो जिन बच्चों ने किया हुआ है वो वेल एंड गुड, और जो बच्चे नहीं देखना चाहते, भाई बहुत सारे बच्चे होंगे क्यों देखेंगे 8.4, क्यों देखना है ना, जब आ ही नहीं रहा सिलेबस में तो क्यों करना है हमने। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को फेस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब हम लेंगे तो वहां प्रॉब्लम ना हो। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है उसका नाम है सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ये क्या होता है? देखिए अगर क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को आने चाहिए कि रेट ऑफ चेंज और सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो आप फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि भाई सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x टू द पावर x स्क्वायर dy बाई dx प्लस इक्वल टू y, बस ऐसी इक्वेशन दे रखी है सपोज कीजिए, ठीक है ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड कैसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा कि भाई हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक y जो dy है, ये y वाला वेरिएबल है, और उसके साथ एक y, ये भी वेरिएबल है y वाला। तो y वाले वेरिएबल को हम LHS में ले आएंगे, और जो ये x और ये x dx है इनको हम RHS में ले जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, dy बाई y इज इक्वल टू dx अपॉन x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये सेपरेटिंग हो गया, ये हमने सेपरेटिंग द वेरिएबल्स लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब सेपरेटिंग हो जाता है तो उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आपको लगाना है स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखिए इंटीग्रेशन dy बाई y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x स्क्वायर। तो भाई अब सारे बच्चों को मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन आता है, और जिन बच्चों को नहीं आता तो वो इसको जरूर सीखें, क्योंकि भाई ये अगर बेसिक इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है आप लोगों को स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया log y इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा -1 बाई एक्स प्लस सी। तो ये एक हमारा सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे जो c है, c की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें नहीं पता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू लिखी होती है, क्वेश्चन के साथ में हमें बोला होता है कि भाई सपोज x इज 1 y इज 1, तो आपको क्या करना है, इन वैल्यू को पुट करके c का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है। तो कैसे, देखिए मैं एग्जांपल समझा रहा हूं यहाँ पे, log 1 इज इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस सी, log 1 इज 0, तो ये देखिए c का वैल्यू 1 आ गया, इस वैल्यू को इसी में हम पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। ये क्यों समझाया मैंने, देखिए जिन बच्चों को पता है उनको तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई x एंड y की वैल्यू नहीं गिवन है तो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। लेकिन अगर कोई वैल्यू दी हुई है कि भाई हमें, और क्वेश्चन में मेंशन भी होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है नहीं निकालना है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जहां भी निकालना होगा वहां पे x y की वैल्यू मेंशन होगी, तो उस वैल्यू को निकाल के उस वैल्यू को हम पुट करके c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो c की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है। C1 आ गया ना, तो पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, तो इसको जब हम पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में तो उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं 8.6, वहां पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालने होंगे, इसलिए ये मैंने आप लोगों को बताया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई ये क्या मैंने समझाया आप लोगों को, रेट ऑफ चेंज और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे अरे क्या करा रहे हैं सर, सीधा एक्सरसाइज शुरू करवा देते, क्वेश्चंस कर लेते। बट स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा तरीका पता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करें, है ना।
तो आप लोग क्या कीजिए, रेट ऑफ चेंज आपको समझ में आया, आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालना है समझ में आया। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी खुद अपने आप ट्राई कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कि भाई जो भी ग्रोथ एंड डिके के क्वेश्चंस है वहां पे क्वेश्चन में हमें एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगा, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के आपने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ये जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ था ना, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैंने जो एग्जांपल लिया, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के। जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से, सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड लगा के। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.6 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सारे ही क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जैसे मैंने बताया था। तो वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के पहले हमें इक्वेशन बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे, देखिए द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। तो पहले फर्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए, इसको एनालाइज करिए क्या कह रहा है ये, कि यहाँ पे एक सरफेस एरिया ऑफ अ बलून, बलून किस शेप का होता है, स्फेयर, तो स्फेयर के बलून की सरफेस एरिया की बात कर रहा है, स्फेयर के सरफेस एरिया की बात कर रहा है कि वो बीइंग इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब उसको फुलाया जा रहा है। तो भाई ऑब्वियसली जब फुलाया जा रहा है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा बढ़ेगा, पहले छोटा है बड़ा है, पहले छोटा है फिर उसको फुला रहे तो बड़ा होता जाएगा। तो सरफेस एरिया जो है इन्फ्लेटेड चेंजेस एट द रेट ऑफ अ कांस्टेंट रेट बोल रहा है। तो कांस्टेंट रेट का मतलब उसको इसने वैल्यू नहीं दी हमें, जैसे 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट एस बी द सरफेस एरिया एंड आर बी द रेडियस ऑफ बलून। ठीक है जी, ये हमने मेंशन कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी मैंने आपको समझाया था कि कोई भी चीज चेंज हो रही है तो वो क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज। तो ये तो चेंज हो रहा है, क्लियरली पता लग रहा है इंक्रीज हो रहा है ना। तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है, सरफेस एरिया। तो कैसे लिखा जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एस इज इक्वल टू के ले लेते हैं भाई। कैसे, ने बताया ना, कोई भी उसने बोला कांस्टेंट रेट पे, कोई वैल्यू नहीं बताई स्पेसिफिक, तो कांस्टेंट रेट के लिए के आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है। नाउ अब सभी बच्चों को सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला, सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला सभी को पता होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया फॉर अ स्फीयर दैट इज बलून, सो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो कुछ ये हमारे पास इस तरीके से एक इक्वेशन आ रही है। अब इसको हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो आर है ये एक वेरिएबल है, क्योंकि रेडियस चेंज होता जाएगा, है ना, चेंज, रेडियस कांस्टेंट तो रहेगा नहीं जब उसको फुलाएंगे। तो ये आर हमारा वेरिएबल है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ध्यान से समझिएगा, मैं प्रॉपर स्टेप्स में बताऊंगा कि पहले हम क्या करेंगे, 4 पाई को बाहर रख के डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर निकालेंगे। आर स्क्वायर का जो डी बाई डी टी निकलेगा दैट इज 2r एंड डी आर बाई डी टी, और ये के सामने। तो ये जो एक मेरे पास टर्म आ रहा है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, कि भाई डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, एक आर वेरिएबल क्लियरली दिख रहा है और एक टी वेरिएबल है, तो टी के टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, क्लियर है। के इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी जो मैं बता रहा था पीछे, देखिए रेट ऑफ चेंज का यूज यहाँ हुआ कि भाई हमें ये चीज पता होनी चाहिए थी कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। ये चीज नहीं पता होगी तो कैसे करेंगे भाई, रेट ऑफ चेंज आना चाहिए ना। तो रेट ऑफ चेंज इसलिए समझाया था आप लोगों को, ठीक। उसके बाद जब ये देखा तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको भाई पता होना चाहिए, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो हम क्या करेंगे, आर वाली टर्म को यहीं रखेंगे, 8 पाई आर डी आर इक्वल टू, इधर भेज देते हैं डी को। तो हमने क्या किया है, सेपरेटिंग, आप लिख सकते हैं साइड में कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। अब जब सेपरेटिंग हो चुका है तो क्या करना है, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि भाई 8 पाई को बाहर रखिए, इंटीग्रेशन आर डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा डी टी। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं इंटीग्रेशन के, राइट। हमें वेरिएबल को इंटीग्रेट करना है तो भाई आर का वेरिएबल सबको, आर का इंटीग्रेशन सबको आता है, आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ 8 है तो कट जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स जनरल सॉल्यूशन आ चुका है हमारा। अब इसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। देखिए ये जो चीज हुई है ये सिर्फ फर्स्ट लाइन की हेल्प से ही हुआ है सारा, है ना। द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून बीइंग इन्फ्लेटेड एट द रेट ऑफ कांस्टेंट रेट, तो हमने ये चीज बनाई, सरफेस एरिया का वैल्यू डाला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाला और उसको डिफरेंशिएट करके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई यहाँ पे, और उसको फिर सॉल्व किया यूजिंग सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यहाँ पे लगाया और इंटीग्रेट कर दिया। नाउ आगे पढ़ेंगे। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। अब समझिए कि इनिशियली का मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में, तो अब हमें क्या करना है, ये वो वैल्यूज दी हैं जो मैं समझा रहा था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब हमें निकालना है। तो आपको लिखना है व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो r जो था हमारा 3 यूनिट्स। समझिए इनिशियली मतलब टाइम 0, बिगिनिंग में रेडियस कितना है 3 यूनिट्स है। तो इन दोनों का क्या यूज होगा, इसको आपने यहां डालना है। तो देखिए
आर की वैल्यू 3 डालेंगे तो 9, 9 4 जो 36 पाई, यहाँ पे 0 तो 0, सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू को यहीं पे दोबारा पुट कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास एक और वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के बाद इट इज 5 यूनिट्स। तो भाई व्हेन t इज इक्वल टू 2 r इक्वल टू 5, इसको दोबारा यहाँ पुट करिए। देखिए ऐसा क्यों है, इसको भी समझिए कि दो वैल्यू क्यों दी रखी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दो कांस्टेंट चल रहे थे, c और k, है ना, तो इनकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू हम निकाल लेंगे अब, तो उसके लिए दोनों कंडीशन दी हुई है। तो c की तो वैल्यू आ गई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर, k की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी। देखिए ये जब पुट करेंगे 2 पुट होगा यहाँ पे तो 2k, r 5 पुट होगा 25 100 पाई, ठीक है, 2k और 36 पाई। देखिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, ये 2k प्लस 36 पाई, क्योंकि c की वैल्यू हम यूज करेंगे, 36 पाई इधर आ जाएगा 64 पाई और नीचे 2, तो देखिए 32 पाई हमारे पास k का वैल्यू आ गया। समझिए k 32 पाई, c 36 पाई। क्या करना होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ रही है, कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यूज हमारे पास आ रही है, इनको आपने जो जनरल सॉल्यूशन है वहां ले जाके पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 32 पाई t और प्लस 36 पाई। क्लियरली पता लग रहा है भाई, 4 पाई से ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगी, कॉमन लूंगा मैं, तो समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली करूंगा यहाँ पे। देखिएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 32 और ये 9, समझिए क्या हुआ, 4 पाई कॉमन लेके कट कर दिया, या डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4 पाई भी आप समझ सकते हैं। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा तो भाई समझने की कोशिश करिए यहाँ पे, ठीक है ना, बाद में कमेंट्स में मेंशन करेंगे कि सर बहुत जल्दी कराते हो, समझ नहीं आ रहा है, तो इतना आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आप लोग 12th क्लास की अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना आपको समझना पड़ेगा, और यहां से r की वैल्यू क्या निकलेगी, सो दिस विल बी द आंसर। देखिए कैसे, क्योंकि हमें निकालना था फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स, तो भाई t की टर्म्स में r की वैल्यू निकल गई, यानी कि जो t सेकेंड के बाद r की वैल्यू होगी वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे समझिए भाई t वॉज इनिशियली 3, तो कैसे था 3, आप t में 0 डालेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर आपको निकालना है भाई कि 10 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, तो 10 डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, वो वैल्यू आएगी, दैट विल बी द रेडियस। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है ग्रोथ एंड डीके के, तो वो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मैं सेकंड क्वेश्चन को भी लेता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए और सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं आएगा तो फिर वीडियो को प्ले करके आगे देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखिए यहाँ पे अब उसमें क्या चेंज आ रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट रेट बोला था और यहाँ बोल रहा है रेट प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये प्रोपोर्शनल क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए मैं कैसे करूंगा, हमें स्टार्टिंग में तो सेम यही चीज कर रही है, ये सॉल्यूशन 2 के लिए लेट s बी द सरफेस एरिया एंड r बी द रेडियस ऑफ द बलून हमने बता दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, हमें ये बोल रहा है कि जो सरफेस एरिया है वो चेंज हो रहा है, ds बाई dt चेंज हो रहा है प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो प्रोपोर्शनल ऐसे बनाएंगे, याद होगा भाई बच्चों को, साइंस में आप लोगों ने फिजिक्स में किया हुआ है 9th क्लास में, प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो प्रोपोर्शनल का सब साइन हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा यहाँ पे kt। क्लियर होगा सभी को भाई क्या हुआ यहाँ पे, है ना, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा ताकि इक्वेशन वो बैलेंस रहे, ठीक। तो अब यहाँ पे वही कार्रवाई करनी है जो फर्स्ट में की थी कि भाई s का जो फॉर्मूला होता है आपको सबको पता है 4 पाई r स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन ये आ जाएगा 8 पाई r dr बाई dt। तो ये हमारे पास एक क्या आया, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सेपरेटिंग द वेरिएबल, r को यहीं पे रखेंगे, 8 पाई r dr इक्वल टू kt dt। ये हमने सेपरेटिंग द वेरिएबल्स लगाया है भाई, आप लिख लीजिएगा साइड में, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे पता है हमें इंटीग्रेशन करना है, क्यों, क्योंकि भाई सेपरेट हो चुके हैं वेरिएबल, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, आप लिख लीजिएगा स्टेप्स बेटा, ठीक है। तो 8 पाई को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन r dr के बाहर रहेगा इंटीग्रेशन dt t dt। तो भाई सबको आता है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था, ये हमारा 4 पाई r स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 2 से 8 कट जाएगा डिनोमिनेटर से, यहाँ पे kt स्क्वायर बाई 2 आ रहा है और प्लस c। तो ये जो सॉल्यूशन है ये एक हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन ये आ चुका है, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। अब आगे क्या करना होगा, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या वैल्यूज दी हैं पुटअप करेंगे। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 1, इनिशियली तो क्या हो गया देखिए, when time is 0 t is 1 or not t r is 1,
कह रहा है इनिशियली, तो टाइम 0 होगा तो रेडियस 1 है, तो इसको पुट अप कर दीजिए यहाँ पे 4 पाई, ये वैल्यू आ गई सी की, क्योंकि तो 0 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं व्हेन t सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 1, तो रेडियस इक्वल टू हमारा 3 यूनिट्स हो गया। तो ये क्यों दिया है, आपको पता है कि भाई k की भी वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू 1 डालेंगे तो k/2, यहाँ पे 3 डालेंगे तो 9 4 36 पाई, और इक्वल टू यहाँ पे k बचेगा, बस k/2 बचेगा, और प्लस c की वैल्यू 4 पाई, इसको इधर लाएंगे 32 पाई, 64 पाई हो गया जी इस बार k का वैल्यू। ठीक है, अब k और c दोनों को पुट करना है इसी में, तो देयरफॉर हमारे पास क्या इक्वेशन आई, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 64/2 32 पाई t स्क्वायर, और यहाँ से 36 पाई, अगेन सीधा कटेगा, सेम ही तरीके से हो रहा है बिल्कुल, ये 8t स्क्वायर आ रहा है बस, और यहाँ 9, तो r का वैल्यू आया इस बार 8t स्क्वायर बाई 9। आप समझ गए होंगे क्या मतलब है कि हम t की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे भाई, अगर हमें चाहिए कि t 10 सेकंड के बाद क्या होगा रेडियस, तो आप यहाँ 10 पुट करके r निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया फॉर द सेकंड क्वेश्चन। दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन थे, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ग्रोथ एंड डिके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आए हो तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आगे के सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, मैं कुछ दिनों बाद आगे के सॉल्यूशंस को भी अपलोड करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।